बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टर्स एंड द सेकंड यूनिकनेस थ्योरम। पहले हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा था। जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम सेकंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिकनेस थ्योरम एक्सप्लेन्स हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिटरमिन्ड अंडर द सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस। सेकंड जो हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम है ये हमें बताता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह डिटरमिन करते हैं कुछ सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस के थ्रू। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारी बुक के अंदर ये स्टेटमेंट दी गई है सेकंड यूनिकनेस थ्योरम की। इन अ वॉल्यूम वी surrounded by the conductors and having the charge density rho, electric field is uniquely determined if the total charge on the conductor is given। स्टेटमेंट हमें बता रही है कि अगर हमारे पास एक वॉल्यूम V है, ठीक है, वॉल्यूम V के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं और उन कंडक्टर की वजह से जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है वो रो है, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिकली डिटरमिन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अभी हमने ऊपर कहा कि हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशंस में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास जो चार कंडक्टर्स हैं उस वॉल्यूम वी के अंदर उनके ऊपर जो चार्ज है वो गिवन हो। इस स्टेटमेंट को फर्दर हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये देखें, ये हमारे पास एक हमारे पास वॉल्यूम वी है, ये वाला ये वॉल्यूम वी है और ये इसकी आउटर बाउंड्री आ गई जो कि ब्लैक से ड्रॉ हुई है और ये इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास कंडक्टर है, इसकी वजह से जो चार्ज इसके अंदर है उसको हमने कहा क्यू ऑफ ए। इसकी वजह से जो चार्ज है क्यू ऑफ बी, क्यू ऑफ सी एंड क्यू ऑफ डी। हमने कहा लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं तो उनकी वजह से जो है उनके अंदर चार्जेस हैं, तो चार्जेस की वजह से चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो रो के साथ चार्ज डेंसिटी को शो किया हुआ। तो यही हमें स्टेटमेंट भी ये बात बता रही है कि हमारे पास वॉल्यूम वी है सराउंडेड बाय कंडक्टर्स। तो ये देखें, ये एक वॉल्यूम वी है जिसको सराउंड किया है एक कंडक्टर्स ने। कंडक्टर्स लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स इसके अंदर पड़े हुए हैं और इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा रो है। तो ये देखें, ये चार्ज डेंसिटी रो आ गई। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिकली डिटरमिन्ड इफ द टोटल चार्ज ऑन दी कंडक्टर इज़ गिवन। अगर हमारे पास कंडक्टर्स का टोटल चार्ज हमें पता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिकली डिटरमिन कर सकेंगे। अब पॉइंट ये कि हमें इनका टोटल चार्ज क्यों नहीं पता, क्योंकि एक कंडक्टर को जब भी हम चार्ज देते हैं तो हमें नहीं पता कि वो चार्जेस किस तरह ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये कि हमने उसको चार्ज दे दिया, अब हमें नहीं पता कि उसने चार्जेस उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हमें जो है उस कंडक्टर का टोटल चार्ज नहीं पता होता। इस कंडक्टर का हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस कंडक्टर्स का भी हमें आइडिया नहीं है। हमें इन कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता। अगर हमारे पास इन कंडक्टर्स के जो चार्ज है वो गिवन हो तो चार्जेस होंगे, हमारे पास चार्ज होगा तो हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई वी स्टडी द यूनिकनेस थ्योरम। हमें यूनिकनेस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम इस थ्योरम को क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फील्ड डिटर्मिनेशन। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसकी कम्प्लेक्स बाउंड्री है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टर्स हैं उनकी वजह से क्या फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो उसको फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें यूनिकनेस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। बिहेवियर ऑफ द सिस्टम्स विद मल्टीपल कंडक्टर्स एंड बाउंड्रीज। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल कंडक्टर्स और बाउंड्रीज हों, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल कंडक्टर्स और बाउंड्रीज हों, उस सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं अपने यूनिकनेस थ्योरम में। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम सेटअप ये है कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि एक वॉल्यूम वी है जिसको सराउंड किया है कंडक्टर्स ने विद स्पेसिफाइड चार्ज डेंसिटी रो एंड टोटल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर जो है वो क्यू ऑफ आई। हमने फाइंड आउट क्या करना है, आवर गोल इज़ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ यूनिकली डिटरमिन्ड। ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम वी है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने यूनिकली जो है वो डिटरमिन करना है कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।
नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन ईच कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V इज़ यूनिकली डिटर्मिन्ड। यही बात की गई है कि अगर हमें जो हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास छोटे छोटे कंडक्टर्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं QA QB, अब उनकी हमें हर कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें नहीं पता। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हमें उसके चार्ज का ना पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और पोटेंशियल को यूनिकली डिटर्मिन कर सकते हैं। यही बात कह रहे हैं कि अगर हमें चार्ज का नहीं पता कंडक्टर के ऊपर, फिर भी हम उसके जो ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होने वाला जो पोटेंशियल है उसको यूनिकली डिटर्मिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिकनेस थ्योरम। नेक्स्ट हम प्रूफ पढ़ते हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड यूनिकनेस थ्योरम। सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर हमने एज्यूम करने हैं टू सोल्यूशन एग्जिस्ट। हमारे पास दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सपोज देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2। हमने कहा हमने यहाँ पर दो सोल्यूशंस को एग्जिस्ट करते हैं, उसको कंसीडर कर लेना है। तो हमने कंसीडर कर लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि गाज लॉ इन द डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये आ जाएगी हमारे पास डेल डॉट E1 फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट E2 विच इज इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट फॉर द सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड। गाज लॉ इन द इंटेग्रल फॉर्म। अच्छा, हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने गाज लॉ को सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म में लेके ही क्यों इसको जो है प्रूफ नहीं किया, हमें इंटेग्रल फॉर्म में लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इंटीग्रेशन हमें बताता है चीज़ों के सम के बारे में। जब हम चीज़ों को सम करते हैं तब हम यूज़ करते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो वो जो कंडक्टर है, जो हमारे पास जो वॉल्यूम V है, उसके अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स हैं। तो हम एक कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट नहीं फाइंड करना चाह रहे हैं, हमने जितने भी कंडक्टर हैं उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें उस चीज़ को सम अप करना पड़ेगा। तो सम के लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेग्रल को यूज़ किया। इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास E1 डॉट DA जो है हमारी सरफेस के लिए आ गया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q ऑफ I, टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर ने इनक्लोज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड 1, और ये इसका दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज जो उसने कंडक्टर ने इनक्लोज किया। ये गाज लॉ की हम डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ते हैं और गाज लॉ की इंटेग्रल फॉर्म भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप हम करेंगे वो ये है कि हमारे पास जो आउटर बाउंड्री है, जो पीछे जो डायग्राम है उसमें जो ब्लैक कलर की एक बाउंड्री थी वो थी आउटर बाउंड्री। तो जो आउटर बाउंड्री है उसके लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो उसके लिए जो चार्ज आ जाएगा वो टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का मतलब है जितने भी कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर जितना चार्ज है टोटल चार्ज वो आ जाएगा। और ये फर्दर दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये उसकी इंटेग्रल फॉर्म हमने लिख ली। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 1 में हमने उसकी गाज लॉ को यूज़ किया, गाज लॉ को यूज़ कर गाज लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म लिखी, गाज लॉ की इंटेग्रल फॉर्म लिखी, और तीसरा हमने आउटर बाउंड्री के लिए भी उसकी इंटेग्रल फॉर्म लिख ली। स्टेप नंबर जो 2 है इसमें हमने उन फील्ड्स के दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस के लिए हमारे पास जो है थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E3, E2 और E1 में जो है वो उसको माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर A का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। तो इसका जब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट E3 विच इज़ इक्वल्स टू डेल डॉट E2 माइनस डेल डॉट E1। E2 की वैल्यू थी माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और E1 की भी वैल्यू थी माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। वो वाला माइनस, ये वाला माइनस, इसके साथ भी माइनस था। ठीक हो गया। ये भी माइनस था और यहाँ बाहर भी माइनस था, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक हो गया। ये प्लस वाली चीज़ है, ये टर्म, ये माइनस वाली टर्म से इन दोनों ने खुद को कैंसिल कर दिया, और ये आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। मीन के जो हमारे पास डेल डॉट E3 है वो 0 के इक्वल आ गया। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि हमारे पास डेल डॉट E3 इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमारे पास कोई भी डाइवर्जेंस नहीं होगी। डेल हमें डाइवर्जेंस ही बताता है ना। इट्स मीन कि अगर हमारे पास एक वॉल्यूम V है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर जो डाइवर्जेंस होगी वो 0 होगी। डाइवर्जेंस 0 होगी तो अगर हम इंटीग्रेशन को देखें तो E3 डॉट DA, क्योंकि हम डिफरेंशियल फॉर्म भी ले रहे हैं और इंटेग्रल फॉर्म भी ले रहे हैं, तो ये भी 0 होगी, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक E3 जो है वो 0 के इक्वल है। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 के इक्वल है तो 0 फ्लक्स थ्रू द एनी सरफेस। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स जो उस कंडक्टर में से जो चार्जेस हैं उनकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स भी जो है वो 0 होगा। स्टेप नंबर जो 3 है ये, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट
each conductor is at equipotential surface. We have to prove that each conductor is at equipotential surface. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डिफरेंशियल फॉर्म है भी उसकी, और ये हमारे पास इंटेग्रल फॉर्म, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि अब हमने पोटेंशियल को देखना है, क्योंकि अगर हमारे पास चार्जेस हैं, चार्जेस हों तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके जैसे पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। अब हमने देखना है जो हमारे पास जो V3 आएगा, V3 वो ज़ीरो के इक्वल आता है या नहीं। हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि जो कंडक्टर होता है उसकी जो सरफेस होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उसमें जो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो जीरो के इक्वल होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसी फार्मूले को लेके हम चलते हैं। ठीक हो गया। सो वी टेक द डाइवर्जेंस ऑफ V3 और E3। अगर हम V3 और E3 का डाइवर्जेंस लें तो डाइवर्जेंस आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट V3 E3। इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगी है, जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको बाहर ले लिया और ये हमारे पास डाइवर्जेंस ले लिया सेकंड टर्म का, देन प्लस आ जाएगी, सेकंड टर्म बाहर आ जाएगी, डॉट डाइवर्जेंस आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म का। ठीक हो गया। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर हमारे पास जो इक्वेशन स्टार है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ी, ये वाली इक्वेशन डेल डॉट E3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पर डेल डॉट E3 की जगह आ जाएगा ज़ीरो, तो V3 इंटू ज़ीरो आ जाएगा प्लस, तो हमारे पास जो डेल V3 है यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल V3 जो है वो E3 के इक्वल है, तो ये नेगेटिव साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो डेल V3 है वो नेगेटिव E3 के इक्वल आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ये E3 इंटू E3 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमने फाइंड आउट कर ली डाइवर्जेंस। पहले हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया उसके लिए हमने डाइवर्जेंस भी लिया और उसका इंटेग्रल भी लिया। अब हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियल। तो जब हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, अब हमने यहाँ पर पोटेंशियल का डाइवर्जेंस ले लिया। अब दूसरा स्टेप हमने करना है, जो पोटेंशियल है उसका इंटेग्रल लेना है, इंटीग्रेट ओवर द वॉल्यूम्स एंड अप्लाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हमने जो पोटेंशियल है उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो V3 E3 है वॉल्यूम V के अंदर है, तो जब हमने वॉल्यूम की बात करनी है तो हमारे पास आ जाता है D ऑफ टा। अगर हमारे पास जो सरफेस, अगर हम सरफेस के लिए बात करते तो आ जाएगा हमारे पास D ऑफ ए। तो अगर हमने वॉल्यूम के लिए उसका लिया है डाइवर्जेंस तो आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट V3 E3 D ऑफ टा विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हमने सरफेस की बात की है तो आ जाएगा हमारे पास V3 E3 डॉट D ऑफ ए फॉर द सरफेस विच इज़ इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा कि जो V3 और E3 है वो इक्वल है, V3 E3 इक्वल है नेगेटिव ऑफ E3 के, तो नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा और V3 E3 की जगह आ जाएगा हमारे पास E3 और उसका स्क्वायर। यहाँ पर ये जो हमने नीचे कैलकुलेट की थी वैल्यू E3 का स्क्वायर, ये वो वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई फॉर द वॉल्यूम V और D ऑफ टा आ गया। अच्छा जी, सिंस एट द बाउंड्रीज V3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमें पता है कि जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसकी बाउंड्री जो होती है, कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्वी पोटेंशियल, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंडक्टर। सो द सरफेस इंटेग्रल जो है वो ज़ीरो होगा। जो हमारे पास कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि हमारे पास जो कंडक्टर की सरफेस होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, तो वहाँ पर जो है वो पोटेंशियल ज़ीरो के इक्वल होगा। पोटेंशियल ज़ीरो के इक्वल होगा तो जो हमारे पास ये जो सरफेस इंटेग्रल है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये वाली चीज़ क्योंकि पोटेंशियल ज़ीरो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, तो सरफेस इंटेग्रल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो टर्म बची है वो ये है हमारे पास नेगेटिव E3 का स्क्वायर D ऑफ टा विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें पता है कि हम पीछे फाइंड आउट करके आ गए, हमारे पास जो E3 है वो ज़ीरो के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन स्टार। E3 हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। E3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब फाइंड आउट किया तो हमने यही फाइंड आउट किया कि E3 ज़ीरो के इक्वल है। जब ज़ीरो को इसमें पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास जो है ये सारा इंटेग्रल ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ए है जो कि हमने स्टार्ट पर ये देखें ये वाली E3 विच इज़ इक्वल्स टू E2 माइनस E1, इस इक्वेशन को लिखते हैं। इस इक्वेशन को जब हमने लिखा तो E3 की जगह आ गया ज़ीरो और हमारे पास जो है वो E1 दूसरी तरफ आ जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू E2 और इसका कंक्लूजन निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिक। और यही हमने फाइंड आउट करना था कि जो हमारे पास कंडक्टर 1 है, अब इसका कंक्लूजन ये निकला
कि जो हमारे पास ये वाला था क्यू ऑफ ए, ये था क्यू ऑफ बी, क्यू ऑफ सी, जो हमने डायग्राम बनाई उनकी वैसे ही चार्ज डेंसिटी थी और ये वॉल्यूम था वी। ठीक हो गया। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम कहेंगे E1, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कहेंगे E2, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम कहेंगे E3। तो ये देखें E1 इक्वल आ गया E2 के। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक वॉल्यूम V है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, उन कंडक्टर्स की वजह उनका जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। मीन के E1 जो है वो इक्वल आएगा E2 के, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक होगा। थैंक यू सो मच।